अब तो ब्लॉक ब्लॉक बच रहा है थोड़ा बहुत। बस पी ब्लॉक बच रहा है। कोई दिक्कत नहीं, निकालो। अच्छा, मुझे डाउट ऐसे हुआ कि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आया है इस समय क्लास है कि नहीं। मैंने क्या क्लास नहीं हुई, कैसे पूछ रहे हैं ये। फिर मैंने एक से पूछा, मैंने कहा हुआ क्या, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है क्लास क्यों नहीं है हमारी। हाँ, वो गलती से उसमें ऐसा आईओसी लिखा है ना, इसलिए। बताओ क्या होमवर्क था। अच्छा, सबने होमवर्क किया है क्या आज? हाँ। चलो मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से ना दूसरे बच्चों का। लाया वाया कुछ नहीं, मैसेज कर दिया था ना मैंने कल। मैसेज नहीं किया था कल मैंने। हाँ। किसने नहीं किया होमवर्क बताइए। होमवर्क किया जाता है वैसे। S1 पूरा। होमवर्क नहीं किया, किसने नहीं किया बताओ। हाथ तो बताओ किसने नहीं किया। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ा एक बार। पूछते किस किसने क्यों नहीं किया। अच्छे से पढ़ा करो। सबने किया है, मैं चेक कर लो फिर। भाई जिसने नहीं किया तो करो फटाफट। बताइए आपने किसे नहीं किया बेटा। आपने नहीं, आपके पीछे जो बैठे हैं। तो क्लास तो हमारी ऑफ हो गई ना बीच में एक तो शर्म आ रही है बोलते हुए बात। हाँ। बिल्कुल बेच दिया शर्म को। तुम बताओ बेटा पीछे। एक मिनट रुक जाओ, आपसे बात करेंगे, रुक जाओ। वन बाय वन। क्या। यार इनऑर्गेनिक क्लास तो हमारे तो क्लास ऑफ हो गई ना। एक क्लास ऑफ हुई ना हमारे बीच में। बेकार बहाना है, तुम बताओ। हाँ। तो अब वो होमवर्क भी नहीं करोगे कभी, मतलब आईआईटी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से टू सवाल सॉल्व नहीं करना है। छोड़ देना है थर्मोडायनेमिक्स को दिखते पहले, मतलब नहीं है। मैं तो बीमार पड़ गया तो एक दिन उसमें ओएमआर के अंदर IAM नाम की जगह लिख देना उसमें, आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। पीछे डायगोनली उधर। हाँ। एक तरीके पर क्लास ही नहीं करी किस खुशी में। रुक जाओ रुक जाओ। कैसे। फीवर था क्या। अभी तो आप बोल रहे थे ऐसे ही नहीं करी। अच्छा फीवर था, बैठो। आप बताइए अब बताओ क्या बोल रहे थे आप। हाँ। हाँ। हम्म। क्यों नहीं आई तो पूछ रहा हूँ। क्या। गलती मेरी थी मतलब। क्या बोल रहे हो आप। आपको ग्रुप भी है क्या कोई। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। सुनो से एक मिनट। मैंने 5 मिनट तक। सही। एक और एक मिनट यार। मैंने 5 मिनट तक व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप ढूंढा। मेरा कुछ ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा। मुझे ग्रुप नहीं मिला आपका। ग्रुप बन रहा है क्या सही में आपका कोई। अब मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। मैं क्या करूं। मैंने मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया था, इसलिए मैंने ग्रुप ढूंढा, मुझे ग्रुप मिला नहीं कहीं पे भी, तो फिर मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, क्या करें। मुझे 3 ही ग्रुप मिले। 3 ग्रुप कैसे मिले, एक तो आपका मिला और इवनिंग वाले 2 ग्रुप मुझे मिले। आपका मैंने खूब ग्रुप ढूंढा। ग्रुप ही नहीं मिला, क्या करे। अच्छा चलो ठीक है। और इसके अलावा सबने किया है उधर। आपने क्यों नहीं किया बेटा पीछे जो। कुछ की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ की कोई टेंशन नहीं है, किया तो है ना आपने, मेन बात ये है। एक मिनट यार। हाँ। कौन सा रिवीजन यार, पेपर तो अभी 7 दिन बाद है। फालतू बहाने। अच्छा, जिन बच्चों ने भी आज पर किया है ना, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आप पहले होमवर्क दिखाएंगे, फिर आप क्लास में बैठेंगे। अब मैं यहाँ से वही बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग भी। आप सोचो घर पे जाके बैठ, घर पे देख लेंगे रिकॉर्डिंग। है ना, ऐसा नहीं है कि सर कल आए, नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं घर पे रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बंद कर दूंगा इसको।
क्योंकि अभी कंस्ट्रेंट नहीं है इसको प्ले करना, जरूरी नहीं है, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, ठीक है, ये चले ना चले क्लास तो हमारा रहेगा ना। तो नेक्स्ट टाइम जिन बच्चों ने भी हैंड रेस किया है वो सब दिखाएंगे ना। अच्छा मैं पूछता हूँ बुला बुला के अभी, किसने होमवर्क किया है नहीं किया, बाकी सबने किया है ना होमवर्क? क्यों नहीं किया भाई तुमने, बताओ यार। आजकल फीवर बहुत बहुत कैसे आ रहा है? हाँ, क्यों नहीं किया? बोलने फटाफट बोलने दो। फीवर था? इससे पूछो फीवर था किससे? इस बच्चे से। बताओ फीवर था क्या उसको? क्यों आपने क्यों नहीं किया? किस खुशी में? चलो बैठ जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ कौन अच्छा था घर से? देखो आईओसी और ओसी का होमवर्क, होमवर्क में होमवर्क नहीं होता, तो आप जानते हो ना। क्वेश्चन को पढ़ना है, टिक करना है। अच्छा आप बहाना, अच्छा अब आप ये बहाना लगाओ कि मैं फिजिक्स का मैथ है, आप तो भी बस सोच सकते हैं हाँ भाई हो सकता है कर रहा हो। तो 100 में क्या करना पड़ता है? सर नीचे पैर ऊपर करना पड़ता है क्या सोल्व करने से पहले? हाँ। अच्छा और सबने किया इधर, तुमने क्यों नहीं किया बेटा? बताओ जल्दी से। आप तो मुझे बहुत दिनों बाद दिख रहे हो आज, सालों बाद। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ यार ये क्या नाटक है? बैठो तुम बैठो, ये फालतू बातें मत किया करो। रिवीजन, बहुत रिवीजन कर रहे हो तुम, मुझे पता है तुम्हारा रिवीजन अभी। निकालो निकालो नोट, होमवर्क निकालो। आप सबने किया इधर और? हाँ, चलो निकालो फटाफट, शीट निकालो क्या था। अच्छा सुनो, मैं ना यहाँ पर मेरी बात सुनो, आप मैं आपको यहाँ पर होमवर्क, मैंने आज तक आपको भी होमवर्क चेक नहीं किया ना। अभी मैं सिर्फ इसलिए एम्फेसाइज कर रहा था क्योंकि हमारे साथ में गैप हुआ ना। मैं ये नहीं चाहता था कि आपका जो है टॉपिक उड़ जाए। 7 दिन बाद गैप हो ना, क्लास बीच में बंद रही, जैसे आपका कैनेटिक्स में दिक्कत आया था, इसलिए मैंने थोड़ा प्रेशराइज किया था भाई आप धमकी से डर से कैसे न कैसे करके आप होमवर्क कर लो ताकि आपका चैप्टर हो जाए। हाँ अब तो कोई गैप नहीं है ना, लेकिन बीच में गैप रह गया ना, इसलिए मैंने इतना प्रेशराइज किया था। लेकिन फिर भी अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो फिर ये कंप्लीटली आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन और टीचर क्या कर सकता है बताओ, आप क्या करें बताओ? साथ में बिठा के करवाएगा होमवर्क क्या? हाँ, या डंडा लेके आऊं क्लास में? और इसके अलावा क्या करें बताओ आप? घर पे बोल दूं, घर में मैसेज करवा दूं? नंबर तो हमारे आपके पास है सबके पेरेंट्स के। LN+ से नंबर यूं निकल जाता है फटाफट, 2 मिनट लगता है। वो आपका जो है ना सी सेट वगैरह ओपन करो, वहां से आपका फॉर्म नंबर एंटर करो और पूरा आपका सब निकल जाता है उसमें डेटा, पूरा वाला डेटा निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइम सब होमवर्क करके आएंगे। S1 में कौन सा सवाल था बताओ? 16, 16, 17, 18। 18 में डाउट है बेटा, देखो 18 में क्या बोल रहा है? डेल्टा जी निकालना है ना आपको। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा जी कितना आएगा? देखो इसको दो प्रोसेस में ब्रेक कर लीजिए, इसको दो प्रोसेस में ब्रेक कर लीजिए। पहले क्या बोल रहा है आपका? H2 लिक्विड कहां पर है? 1 ATM, और इसको दो प्रोसेस में ब्रेक कर लेता ना। पहले इसको आप लेके जाओ कहां पर? H2O गैस, अगेन 1 ATM एंड 373 केल्विन। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दो, जो उसने बोला ना करा देते हैं चेंज। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में कहा ले जाओ इसको, H2O गैस 5 ATM एंड 373 केल्विन, क्योंकि हमको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब के सब आपके स्टेट फंक्शंस हैं। सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ के इंडिपेंडेंट आपके आएंगे। तो यहां से यहाँ का जो डेल्टा जी क्वेश्चन ने पूछा है आपका, बेसिकली किसके बराबर आएगा? वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। आएगा ना? तो डेल्टा G1 कितना है? 0 है, बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल फेस ट्रांजिशन, है ना, रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना इधर। देखो आप बॉइलिंग पॉइंट पे ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। अच्छा इस सवाल का जवाब मुझे आप दो यहाँ पर अभी, इसमें डेल्टा एस कितना आएगा? डेल्टा एस कितना आएगा बताओ जल्दी से। 3 चीजें पूछ रहा हूँ, डेल्टा एस सिस्टम कितना आएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स कितना आएगा? 2 चीजें सिर्फ, तीन नहीं।
डेल्टा एस सिस्टम कितना आएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स कितना आएगा, कौन सा जीरो, बहुत बढ़िया, डेल्टा एस यूनिवर्स तो आपका जीरो आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज जीरो। और डेल्टा एस सिर्फ बता दो पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जो किया जा रहा है लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है ना, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा सिस्टम का, तो लेकिन यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा, बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसका डेल्टा जी जीरो आएगा ना। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, तब कहां से मतलब डेल्टा जी निकालने के दो फॉर्मूला है, वीडीपी माइनस एसडीटी, वीडीपी माइनस एसडीटी, कोई सा भी एक लगा दो, तो बताइए कौन सा लगेगा, वीडीपी लगेगा ना, क्योंकि एसडीटी तो जीरो हो जाएगा, डीटी सेम है, डीटी सेम, तो सिर्फ क्या लगेगा वीडीपी। और अब ये गैस बन चुका है, तो एनआरटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एनआरटी एल एन पी टू बाई पी वन हो जाएगा। 6 7 18 कौन सा था, 19, 19 में डाउट है, 19 में आप इसको क्या बोल रहा है, 19 में आपसे कि आप क्या कर रहे हैं इस बार, एक आपने मोनो एटॉमिक आइडियल गैस को एक बार और 27 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेंड कराया है एडियाबेटिकली अगेंस्ट वैक्यूम फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, ठीक है ना। डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी किससे निकाल लेंगे हम लोग, उससे भी आ जाएगा, पर टी थोड़ी कॉन्स्टेंट है इसमें, कांस्टेंट है ना, टी से ही तो बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। देखो क्या बोल रहा है, ये सिर्फ एडियाबेटिकली एक्सपेंशन नहीं करा रहा है, ये एडियाबेटिकली प्रोसेस करा रहा है अगेंस्ट वैक्यूम करा रहा है, क्या करा रहा है आपका, ये अगेंस्ट वैक्यूम आपका करा रहा है, ठीक है ना। तो वैक्यूम आप याद करो, जब हम लोग फ्री एक्सपेंशन कराते हैं वैक्यूम में सब कुछ जीरो आता है, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, है ना। और क्या जीरो आता है इसके अलावा, डब्ल्यू जीरो आता है, डब्ल्यू जीरो आता है। तो डेल्टा जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, ये तो कितना आएगा जीरो, टी तो कांस्टेंट रहेगा ही, और डेल्टा एस आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से, डेल्टा एस का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, एनसीबी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एनआर एल एन वी टू बाई वी वन, उसमें एक टर्म जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा, एनसीबी एल एन टी टू बाई टी वन, एक टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, एनआर एल एन वी टू बाई वी वन आपका आएगा, वी टू बाई वी वन, ठीक है। 20th 21 21 में देखो क्या बोल रहा है आपसे ये, कि लिक्विड फ्रीज कर रहा है आपका सॉलिड से। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि डेल्टा एच और डेल्टा एस को हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर लेते हैं, अभी नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, वेंट ऑफ इक्वेशन ही पढ़े हैं शायद हम लोगों ने ना, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। अच्छा, वैसे क्वेश्चन में दे तो दिया है नीचे डिनोमिनेटर, देखो यहाँ पर सबसे नीचे, एज्यूम डेल्टा एस एंड डेल्टा एच डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, फिर तो हुआ होगा। देखो कैसे बनाएंगे, इसको यूज करना है हमको, किसको, कि आपका डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या आएगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट आएगा, वेरी नहीं करेगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो आपने निकाल लिया होगा, डेल्टा जी कितना आया, जीरो, क्योंकि बोल रहा है इट इज नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, क्या है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इक्विलिब्रियम होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाए, अगर 1 एटीएम पे आप कराते हो, 200 केल्विन पे कराते हो, डेल्टा जी कितना, जीरो आ गया। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डेल्टा एस वैल्यू एट 200, तो ये भी आपने डेल्टा जी बराबर जीरो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से निकाल लिया होगा, है ना, ये आपने इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये आपका जीरो ले लिया होगा, ठीक है ना। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, विल द फ्रीजिंग बी स्पॉन्टेनियस एट 150 केल्विन एंड 1 एटीएम, तो आपका फ्रीजिंग स्पॉन्टेनिटी को चेक करना है अगर हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा एस टोटल निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस आएगा, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका वैल्यू, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, जो आप पार्ट बी में निकाल ही चुके हो, ये तो आप पार्ट बी में निकाल चुके हो ना। अब सराउंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस का डेल्टा एच सिस्टम, माइनस का डेल्टा एच सिस्टम ले सकते हैं ना, तो ये आपका बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा सिस्टम कितना हो जाएगा, प्लस का 1000, और किस टेम्परेचर पे करा रहे हो भी आप इसको, अब आप इसको 150 पे करा रहे हो, आप कहाँ करा रहे हो इसको, 150 पे आप करा रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, और ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एस टोटल आया आपका, है ना। अगर ये पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो आया तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ वाले में डेल्टा जी पूछ रहा है ना,
तो कभी कभी अगर एक फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है? माइनस ऑफ टी डेल्टा एस सराउंडिंग ना टोटल यूनिवर्स। ठीक है, इससे निकाल लो या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे भी आप निकाल सकते हो। डेल्टा एच हमको पता ही है, डेल्टा एस तो सेम ही लेना है, डेल्टा एस तो क्या लेना है? सेम आपको लेना है। और टी आप इस बार कौन सा लेना? 250 पे निकालना है। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। 22, 23, 22। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका अप्रोच क्या जो पूछ रहा है, हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द सस्टेनिंग मस्कुलर एंड नर्वस एक्टिविटी। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग मतलब, हाँ, नॉन मैकेनिकल वर्क के लिए पूछ रहा है ना आपसे ये। बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है कि आप ग्लूकोज के कंबशन से कितना नॉन मैकेनिकल वर्क डिराइव कर सकते हो। और हम लोगों ने बड़ा खतरनाक सा डेरिवेशन किया था, जिसके बारे में आपसे कहा था कि उसको भूल जाना है, लेकिन कंक्लूजन उसको याद रखना था। वो क्या था? कि डेल्टा जी क्या होता है आपका? नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। डेल्टा जी क्या होता है आपका? नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। ये पूछ रहा है आपसे नॉन मैकेनिकल वर्क कितना मिलेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा जी, और डेल्टा जी निकाल सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से निकाल सकते हैं। क्लियर? 23, 24, 24। एल्फा डी ग्लूकोज अंडरगोस म्यूटा रोटेशन और 60% कन्वर्जन आपका हो गया, डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा? तो इसमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दीजिए। देखो ये अल्फा कन्वर्टिंग इनटू बीटा, शॉर्ट में लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है ना। 60% कन्वर्जन हुआ है, तो टी इक्वल टू 0 पे ए मान लीजिए, और टी इक्वल्स टू टी पे ये ए माइनस एक्स एक्स हो जाएगा। और अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा इज 60%, परसेंटेज ऑफ अल्फा इज 60, तो अल्फा इज 0.6, जो किसके बराबर आता है? एक्स बाई ए, एक्स इज 0.6 ऑफ ए। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? दिस इज 0.4 ए, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 0.6 ऑफ ए। अब हम लोग केपी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? केपी निकाल सकते हैं। तो केपी का बेसिकली आपका जो फॉर्मूला था ना, केपी के दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, एक फॉर्मूला कौन सा वाला है हमारा? प्रेशर वाला, आपको बताइए, प्रेशर ऑफ बीटा की पावर 1 अपॉन प्रेशर ऑफ अल्फा की पावर 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। एक दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर तो ये वैसे भी आपका ये एक्वल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर केसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? केसी निकालेंगे। तो केसी में तो फिर तो हो ही जाएगा सीधा सीधा, कंसंट्रेशन ऑफ बीटा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा, तो 0.6 ए अपॉन 0.4 ए, यानी कि 3/8 हो जाएगा क्या? तो डेल्टा जी नॉट इज माइनस ऑफ आर टी एल एन के सी। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद बताइए 25, नहीं बनेगा अभी, अभी आज पढ़ेंगे सॉल्व करके इसको। 26, हाँ हाँ, ये एंड ऑफ इक्वेशन है। 26, 27, 28, 29, 30। इसमें क्या दिक्कत है? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन क्या लगाओ ना सीधा। आंसर नहीं आ रहा क्या? तुमने क्या लगाया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी दुनिया में दिया जाएगा और डेल्टा जी की बात करेगा, सब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लगाना है। ठीक है ना, क्या लगाना है? माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और बताओ क्या होमवर्क था? 17, 18, 19, 20, 21, माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन की आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे इसका? इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज एक्स बार। अच्छा देखो, इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर आपका एक्स, सवाल आपका इक्विलिब्रियम का है, इसमें सवाल समझने में सवाल ही नहीं है ये। क्वेश्चन क्या है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, कैसे निकालेंगे? तो आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर दे दिया कितना? एक्स दिया है ना। अच्छा देखो, रिएक्टेंट में सॉलिड है, उसका प्रेशर हो नहीं सकता कुछ भी। प्रोडक्ट में आपको दो दो केस दिख रहा है ना, तो एक का x/2, एक का x/2, कितना हो जाएगा? x/2 इंटू x/2। अच्छा मैंने आधा ऐसे कर दिया,
बताओ ऐसा कैसे कर दिया यार, हम तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। हम तो शुरू से बोलते थे भाई जितना कंट्रीब्यूशन होगा किसी उसका, उसको उतना प्रोपोर्शन मिलना चाहिए। याद है ना, दो फ्रेंड्स ने बिजनेस लगाया तो हम तो हमेशा उसको उस रेशो में बांटते थे, और यहाँ पर तो हम लोगों ने बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ऐसा कैसे, बताइए क्यों कर दिया, बताओ। मैं यूं बोल रहा हूं कि यहाँ पर हम लोगों ने दोनों का प्रेशर x/2 बराबर बराबर कैसे ले लिया। हम तो कभी इक्विलिटी पे भरोसा नहीं करते थे। हम तो भरोसा करते थे जितने कितना कंट्रीब्यूशन किया उसको उतना दो। उस ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी ये दोनों बनेंगे ना, जब भी ये दोनों इससे फॉर्म होंगे, हमेशा ये इक्वल मोल में फॉर्म होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जब इसका एक मोल टूटेगा तो इसका एक मोल बन जाए और जीरो बने। आ रही बात समझ में, हमेशा किस रेशो में बनेंगे, ये 1:1 के रेशो में बनेंगे। आ रही बात समझ में, इसलिए हम लोग दोनों का प्रेशर क्या लेंगे यहाँ पर, सेम लेंगे। अच्छा एक का यहाँ पर 1 होता है, यहाँ का 2 होता है, तो फिर प्रेशर को हम लोग लेते हैं 1:2 के रेशो में। किसमें लेते हैं, 1:2 के रेशो में लेते हैं। पूरा का पूरा स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोइकियोमेट्री पे। क्योंकि जब भी ये टूटेगा, जब भी ये टूटेगा, ये इनकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में इनको क्या करता है, फॉर्म करता है। आ रही बात समझ में। अब हो जाएगा भी, तो आपको डेल्टा जी निकालना है ना, कितना हो जाएगा, -RT ln KP। और KP कितना आएगा, x/2 हो पावर 1 यानी कि स्क्वायर। क्लियर। 19, 20, 21 खत्म। और क्या होमवर्क था, रेस। अच्छा रेस का हटा दिया था मैंने, चलो ठीक है। चलो निकालो क्लास नोट्स, कोशिश करते हैं आज आयोनिक्स चालू करने का। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग कर लेंगे आज चालू। अच्छा आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आप अगर होमवर्क करके आते हैं तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ बस थोड़ा सा। अच्छा देखो लास्ट वाले पार्ट में हम लोग बात करें, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे S1 में, बहुत आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या लगाना है, डेल्टा जी बराबर -RT ln के आपको लगाना। बहुत आसान सवाल आता है, और मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है ना। इसमें अगर चैप्टर की हम लोग बात करें ना, तो एक तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया हमको अच्छे से आना ही चाहिए। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया डेल्टा एस के फॉर्म में और डेल्टा जी की फॉर्म में, कहीं भी यूज हो जाता है वो तो, किसी भी पार्ट में। ठीक है ना। और दूसरा एंट्रोपी के वो जो हम लोगों ने कैलकुलेशन के फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो वाला। और तीसरा फ्री वाला पार्ट है। अच्छा उन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और उन सबसे आसान भी यही है, डेल्टा जी बराबर -RT ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है। चलो एक बार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन देखते हैं। वेंट ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर 11th क्लास में। हम लोग दोबारा डिराइव करेंगे, दोबारा इसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। उस टाइम हम लोग उसको डिराइव करते हैं अरेनियस इक्वेशन की हेल्प से। कैसे डिराइव करते हैं इसको हम लोग, अरेनियस इक्वेशन की हेल्प से। इस बार हम लोग इसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेल्टा जी। किसके हेल्प से डिराइव करेंगे, डेल्टा जी की हेल्प से डिराइव करेंगे। बहुत ही आसान है। देखो कैसे, डेल्टा जी का अगर हम लोग बात करें, तो डेल्टा जी नॉट बराबर RT-RT ln के इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। और यही हमारा किसके बराबर हो जाता है, यही हमारा डेल्टा H0 - T डेल्टा S0 के बराबर भी हो जाता है। ठीक है ना। डेल्टा जी बराबर -RT ln के इक्विलिब्रियम, और ये हमारा किसके बराबर है, डेल्टा H - T डेल्टा S0 के बराबर है। दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं। यहाँ से आप लोग बहुत इजीली से क्या निकाल सकते हो, ln के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जिसका वैल्यू आपका आ जाएगा डेल्टा H0 प्लस डेल्टा S0/R। ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डेल्टा H और डेल्टा S की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों के दोनों क्वांटिटीज आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन वेरिएशन बहुत कम होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। किसमें, केमिकल रिएक्शन में जो वेरिएशन होता है बहुत कम होता है। रियलिटी की बात करें तो होता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको इक्वेशन पढ़ी है, किरचॉफ इक्वेशन। डेल्टा एच को आप एक अलग अलग टेम्परेचर निकालने के लिए इक्वेशन पढ़ते हो, डेल्टा एच एट T2 बराबर डेल्टा एच एट T1 प्लस डेल्टा आर सी पी इंटू T2 - T1। है ना। तो डेल्टा एच को हमको पता है कि
ये आपका क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अच्छा ये क्वेश्चन एडवांस में पूछ लिया एक बार कि डेल्टा एच आपका जो होता है ना, मल्टीपल क्वेश्चन था उसमें एक स्टेटमेंट ये लिख दिया उसमें कि डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो गलत है, ये क्या है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन जो हम लोग वेंट ऑफ इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लेंगे, ठीक है ना। अज्यूमिंग डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लिया। और इसको हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर पे इसका वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने कहा पुट किया एट टी इक्वल्स टू T1, T=T1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ln K1 इज माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर टी, ये हो जाएगा ना, बताइए जल्दी से। और फिर इसी को कहां पुट कर दीजिए आप, इट T=T2 पर ln K2 इज माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन RT2 प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको वेंट ऑफ इक्वेशन आते हुए। बस करना है क्या है, दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है, दोनों को क्या कर दो आप, सबट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगी, वेंट ऑफ इक्वेशन आपको मिल जाएगा। कौन सा वाला, ln K2 बाई K1 इज डेल्टा एच बाई आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, इसी को हम बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। अच्छा तीन तरह की इक्वेशन थी, बिल्कुल एक जैसी है। अरेनियस भी बिल्कुल इसी का भाई इक्वेशन है, बस यहाँ पर उसमें रेट कांस्टेंट आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह, और यहाँ पर डेल्टा एच की जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी आता है, ई आपका आता है, और बाकी सेम। और एक हमारा था क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, जहां पर यहाँ पर वेपर प्रेशर आता है, क्या आता है, वेपर प्रेशर, और यहाँ पर डेल्टा एच वेपराइजेशन आता है, क्या था यहाँ पर, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपका आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेयर K1 एंड K2 आर दी व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एट T1 एंड T2। बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर हमेशा किसमें पुट करना है, केल्विन में। टेम्परेचर किसमें आएगा हमेशा आपका, केल्विन के अंदर ही आपका आता है, ध्यान रखना इस बारे में भी, ठीक है ना। और डेल्टा एच नॉट पता है हमें क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। आर का यूनिट क्या लेंगे, डिपेंड करता है डेल्टा एच की यूनिट पे कि आप डेल्टा एच का क्या यूनिट लेते हो, है ना। अगर जूल में लिया है तो 8.314 लेंगे, और अगर आपने जो कैलोरी में लिया है तो आर का वैल्यू आप 2 यूज कर लेंगे। कितना यूज कर लेंगे, 2 हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसी का इसका नाम क्या था, इसी का नाम है आपका वेंट ऑफ इक्वेशन, इसी का नाम क्या है, वेंट ऑफ इक्वेशन होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर प्लॉट बनाए, प्लॉट किसका, के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का, के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, जो आपका लास्ट रेस में सवाल भी था, एक जो क्वेश्चन बन रहा था ना स्ट्रेट लाइन वाला, वही क्वेश्चन था। अगर हम लोग प्लॉट बनाते हैं यहाँ पर किसका, ln k वर्सेस 1/t वाला, तो इसको ध्यान से देखो एक बार सब, ln k वर्सेस 1/t का हम लोग प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या मिलेगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई आर मिलेगा, और इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, डेल्टा एस नॉट बाई आर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से एक बार इक्वेशन भी देखते हैं, ln k बराबर हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई आर, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, और इसको ले रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे, इसको ले रहे हैं एक्स पे, तो ये स्लोप और ये बन जाएगा आपका क्या, इंटरसेप्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसका एक प्लॉट भी बना सकते हैं, ठीक है ना, किस किस के बीच में, ln k वर्सेस 1/t के बीच में, ठीक है ना। हाँ अगर प्रोसेस मान लीजिए, अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस अगर आपका क्या है एक्सोथर्मिक, तो कैसा बनेगा, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा सबका, है ना, क्योंकि यहां पर क्या कर देंगे, ना लिख लेना यार साथ में, m क्या है, स्लोप, और स्लोप कितना है, माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई आर, c क्या है, इंटरसेप्ट, और वो कितना है, डेल्टा एच नॉट बाई आर आपका है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ कुछ हमारा ऐसा बनेगा, है ना, ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, और इसको बोल देंगे दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, किसके लिए ये आपका
एक्सोथर्मिक के लिए है, और ये अगर आप एंडोथर्मिक के लिए बनाएंगे तो ये आपका ऐसे जाएगा। सबको बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ जल्दी से। अब मुझे ये बता दो आप सब बच्चे फटाफट से। बात इतना है कि अगर मान लीजिए ये प्लॉट हम लोग जो है, ये प्लॉट हम लोग एल एन के वर्सेस 1/t की जगह पे, एल एन के वर्सेस 1/t की जगह पे लॉग के वर्सेस 1/t का बनाए, तो स्लोप में क्या चेंज आएगा? स्लोप का वैल्यू कितना आएगा? डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। कैसे आएगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल एन की जगह पे लॉग लगाएंगे। तो जब भी एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लगाना पड़ता है। तो 2.303 इंटू लॉग के, तो 2.303 यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो आपका स्लोप कितना कम हो जाएगा? 2.303 टाइम्स आपका डिक्रीज कर जाएगा। लिखिए फटाफट। किसमें? नहीं नहीं, उसमें लगाता था। हाँ, उसमें एक ही फॉर्म एक्सप्रेस कर देते थे। हम्म। किसमें क्या इंक्रीज होगा? स्लोप इंक्रीज कैसे? स्लोप तो कांस्टेंट है। स्लोप तो कांस्टेंट आएगा ना। कम हो जाएगा। 2.303 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अब वो जो क्वेश्चन हम लोग शीट में छोड़े हैं ना, उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अभी। ठीक है ना, उन क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखो क्या होता है ना, इसके अंदर, इस इक्वेशन में हम लोग क्या मान रहे हैं? डेल्टा एच और डेल्टा एस को क्या मान रहे हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मान रहे हैं ना। एक इक्वेशन और भी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, नॉर्मली हमारे काम पड़ता नहीं, बट आप उसको बुक्स में वगैरह में देख सकते हो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इसको ऐसा फॉर्मेट दे देते हैं कि अगर आपका डेल्टा एच फंक्शन ऑफ टी दे तो आप उसको भी सॉल्व कर पाए ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डेरिवेट करके लिखते हैं, डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। उसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द वेंट ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन। बहुत रेयर ही आपको यूज करने को पड़ेगा। कहाँ यूज करेंगे? जहां पर आपका डेल्टा एच क्या आ जाए, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपका आ जाए ना, तो उसको लिख लेना आप चाहें तो। ठीक है ना, लेकिन बहुत कम चांसेस सवाल आपसे पूछा जाए उसके ऊपर, बहुत कम चांस। हाँ, जीआरपी वगैरह जो आप सॉल्व करेंगे, कब? जब आप सब कुछ पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया 2-3 बार, तो फिर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं थोड़े डिफिकल्ट, तो फिर आपको वहाँ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है ना, मार्च अप्रैल के आसपास की बता रहा हूँ मैं आपको। डी एल एन के बाई डी टी इज, उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। डिफरेंशियल फॉर्म है ये इसी इक्वेशन का। कहाँ लगाना है? जहां पर आपको डेल्टा एच क्या दे दे, फंक्शन ऑफ टी। कैसे करेंगे बड़ा आसान, जरा देखना। डेल्टा एच का फंक्शन देगा ना आपको, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, उसको यहाँ पर रख देंगे कि डी टी उधर जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और आपको क्या आ जाएगा? एल क्या आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिख देना लेस इंपोर्टेंट, बट ये है क्या बेसिकली? दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन used when delta h is given as function of temperature. Very less important. अच्छा लगेगा, नोट्स में रहेगी ना आपको। साथ में लिखना वेरी लेस इंपोर्टेंट। इस इक्वेशन के चक्कर में इसको नहीं छोड़ देना है। ठीक है ना। आरी बात में क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, वेरी लेस इंपोर्टेंट लिखाने का मतलब क्या है कि स्किप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा सीखने के चक्कर में भले वो ज्यादा आपका इनसिग्निफिकेंट हो, हमारे लिए उतना यूजफुल ना हो, यूजलेस हो,
या यूजफुल तो, लेकिन उतना यूजफुल नहीं है, चांसेस कम है। उस चक्कर में हम लोग किसको छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो वो ऐसा नहीं करना है हमको ना, ये बाकी सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी लेस यूजफुल। यूजलेस तो नहीं बोलेंगे इसको, लेस यूजफुल बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया ना, एक सवाल का आंसर दिमाग में ढूंढ लिया आप। सवाल ये है कि जब इक्विलिब्रियम आता है ना, जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस टाइम एस ऑफ यूनिवर्स, जी ऑफ कोर्स सिस्टम का होता है, जी जी डिफाइन किसके लिए? ओनली फॉर सिस्टम। डेल्टा जी एंड डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स की वैल्यू, किस किस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, किसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और किसकी वैल्यू जीरो आएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने लिख लिया ऐसे उनके लिए, बाकी बच्चे लिखेंगे। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो एस ऑफ यूनिवर्स, जी ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा जी ऑफ कोर्स ऑफ सिस्टम, इनमें से कौन सा आपका जीरो होगा और कौन सा आपका मैक्सिमम होगा और कौन सा मिनिमम होगा? आराम से सोच, किया इतना जल्दी क्या है? थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जो पहले आंसर देगा भी पहुंच जाएगा आईआईटी में जाके फटाफट। थोड़ा दिमाग तो लगाए पहले। मैं सिस्टम नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो आप। मैं पूछ रहा हूँ किसका? यूनिवर्स का ही, यूनिवर्स का ही एस है, और डेल्टा एस भी यूनिवर्स का ही है, और जी तो हमेशा सिस्टम का ही होता है, और डेल्टा जी किसका होता है? हमेशा सिस्टम। मैं बस ये चार क्वांटिटीज पूछ रहा हूँ। कितना है डेल्टा एस? जीरो। और डेल्टा जी, तो ये तो हमको कंफ्यूज करता है ना। एंड में का तो सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, और जब हम लोग सारा अप्लाई करने लगते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ तो सिस्टम का जीरो करना है, कहाँ सराउंडिंग का जीरो करना है, कहाँ जी क्या क्या होगा, है ना। तो अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे देखना है इसको। आपने समझ लिख लिया क्या ये? ठीक है ना, तो ये चैप्टर अपना, चैप्टर हमारा आखिरी सांसें गिन रहा है अपनी। गला घोट दो इसका। गला घोट के मार देते इसको, रुको भी। तो पहले खुद तो ठीक हो जाओ। भी तुम तो खुद तो बीमार हो रहे हो, इस चैप्टर को बीमार कर देना तुम। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये है कि प्रोसेस क्यों हो रहा है ना, वो यूनिवर्स के एंट्रोपी बढ़ाने के लिए हो रहा है। प्रोसेस क्यों हो रहा है? यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ाने के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रोसेस कब तक होगा आपका? जब तक कि यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता रहेगा, जब तक यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता रहेगा। जैसे ही यूनिवर्स को लगा कि भाई ये यहाँ पर एंट्रोपी कम हो सकता है, वही प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका? रुक जाएगा। कोर्स स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा ना, फिर वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी घटने लग जाएगा। तो प्रोसेस कब तक हो रहा है? जब तक कि उसको विश्वास है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे ही उसको लगा एंट्रोपी घट सकता है, प्रोसेस में रुक जाएगा आपका। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्स का एंट्रोपी जब आपका इक्विलिब्रियम आता है, वहां पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम। यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो जाएगा वहां पर? मैक्सिमम, क्योंकि कम होने का सवाल ही नहीं है। कम की तरफ तो जाएगा ही नहीं वो तो अपने कदम तक ही आगे बढ़ेगा जब यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा होगा। अच्छा, उसके आगे अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ सकता है, प्रोसेस फर्दर आगे जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप एस यूनिवर्स का प्लॉट बनाते हैं, जब एस यूनिवर्स का प्लॉट बनाते हो, ठीक है ना, किसी प्रोसेस के साथ, जैसे कि इसको हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल देते हैं ना हम लोग, है ना। तो वैसे हम लोग उसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप इसको बेसिकली कोई प्रोसेस आप कराते हो ना, तो यूनिवर्स आपका जब तक बढ़ रहा है ना, तब तक तो आपका प्रोसेस होगा, है ना। सिस्टम यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्यों? क्योंकि दिख रहा है यार यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा बिकॉज उसको लग रहा है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है। लेकिन उसको शक हुआ कि आगे एंट्रोपी घट सकता है, प्रोसेस आपका वहीं रुक जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा, जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो एस ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम आपका रहेगा। क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अच्छा डेल्टा एस की बात करें तो ये हमको ऑलरेडी पता है, कितना आता है, जीरो, क्योंकि यहां पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद इसमें चेंज होना बंद हो जाएगा ना। अब तो ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है ना, ठीक है, इधर जाएगा नहीं, घटेगा, उधर आगे नहीं जा रहा बिकॉज वहां भी घट रहा होगा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा आपका, जीरो आपका आ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गई क्या, क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा इसी को हम लोग रिलेट करते हैं डेल्टा जी से या जी से, इस बार हम लोग जी ले रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें कंस्टेंट है ना, कांस्टेंट पीटी का, इसलिए। ठीक है, देखो ध्यान से, अब जी की हम लोग बात करें तो प्रोसेस कब तक होगा, जब तक कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आ जाता, जब तक कि डेल्टा जी नेगेटिव रहता है तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव होने दो, चलने दो, चलने दो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी लगातार क्या हो रहा है, नेगेटिव 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 चल रहा है, नेगेटिव 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 चल रहा है। अच्छा अब इसके आगे अगर ये बढ़ने लग जाएगा प्रोसेस, तो फिर ये बोल रहा है कि अब आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा आगे, क्योंकि यहां से आगे जाने पर डेल्टा जी फाइनल माइनस इनिशियल में डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो आगे बढ़ने से मना कर रहा है कि आगे नहीं जाएंगे अभी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब आपका इक्विलिब्रियम आता है, जब आपका इक्विलिब्रियम आता है तो आपका जी क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये आपका हो जाएगा मिनिमम। लेकिन अगर डेल्टा जी की बात करें, जीरो हो जाएगा, चेंज होना बंद हो जाएगा ना, चेंज होना बंद हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया भी था। आप याद करो हम लोग स्पॉन्टेनिटी में क्या बोलते थे कि यूनिवर्स का एंट्रोपी पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम में है। डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो है तो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गई क्या, क्या बोल रहा हूं मैं, अब लिख लो। ना अभी कहाँ खत्म। अच्छा सिस्टम पे क्या कमेंट करेंगे हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम का तो क्या निकालोगे। सिस्टम पता नहीं है हमको कुछ भी, सिस्टम का हमको कोई आइडिया नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी का जो बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्स की एंट्रोपी से है, सिस्टम की एंट्रोपी थोड़ी ना है। सिस्टम घटे ना घटे में क्या मतलब आ रहा है, हमको तो यूनिवर्स का बढ़ाना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का क्या होना चाहिए हमारा, बढ़ना चाहिए एंट्रोपी, तो हमारा वहां हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है। अच्छा किसी प्रोसेस जब तक आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तब तक आप क्या निकाल सकते हो, तब तक उससे नॉन पीवी वर्क करवा सकते हो, क्योंकि डेल्टा जी बेसिकली क्या था आपका, नॉन पीवी वर्क ही तो था। किसी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा जी का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया तो फिर वो प्रोसेस से आप नॉन पीवी वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो जहां जहां डेल्टा जी नेगेटिव है वहां वहां से आप इलेक्ट्रिक वर्क या नॉन पी वर्क जो भी आपको चाहिए वो आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि जो आपके क्वेश्चन था शीट के अंदर, उसमें अपने अपने शरीर बॉडी का एग्जांपल दिया था कि हम लोग ग्लूकोज को यूज करते हैं, तो ग्लूकोज का जब कंबशन होता है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है, उससे आपका मसल्स वर्क करती है, क्या करती है, उससे आपके मसल्स वर्क करती है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कुछ होता है उसमें, ठीक है ना। तो किसके बराबर आएगा वो ग्लूकोज के डेल्टा जी के बराबर आएगा, ग्लूकोज की कंबशन में कितना आपका डेल्टा जी आता है उतना ही आप क्या करा सकते हो, नॉन पे वर्क आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए।
देखो दो, इस पॉइंट के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग डेल्टा जी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब आप रिवर्सिबल फेस चेंज कराते हो, क्या कराते हो आप? रिवर्सिबल फेस चेंज जब हम लोग कराते हैं, रिवर्सिबल फेस चेंज ये कहां पर होता है? कांस्टेंट पी और टी पे होता है। कांस्टेंट पी और टी पे आपका, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर 180 में रहता है, टेम्परेचर आपका 273 373 केल्विन आपका रहता है। तो जब भी आप रिवर्सिबल फेस चेंज कराते हो तो ये कहां पर होता है आपका? ये आपका कांस्टेंट पी एंड टी पे आपका होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे कि हमारा जो है H2O लिक्विड, सही बात है, लिक्विड 373 केल्विन 1 एटीएम पर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2O गैस 373 केल्विन एंड 1 एटीएम पर। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा देखो, जब इसके लिए हम लोग आंसर निकालते हैं ना, तो बड़ा आसान है, हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं डेल्टा जी कितना आएगा, तो आप बोलोगे जीरो आ जाएगा। कितना आएगा? जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो डेल्टा जी आपका जीरो है। ठीक है, आपसे मैं डेल्टा एच पूछूं, आप बता देंगे सर लेटेंट हीट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? लेटेंट हीट के बराबर आएगा, क्योंकि फेस ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है सिर्फ। तो डेल्टा एच आपका लेटेंट हीट के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा एस पूछूं, तो आप बोल देंगे डेल्टा एच बड़ा आसान है, डी क्यू बाई टी होता है, टी तो कांस्टेंट है, टी बाहर। तो सिंपल डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग निकाला था ना पहले ये, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आपको वो आ जाएगा। अच्छा, यही प्रोसेस अगर हम लोग कैसे कराएं? इरिवर्सिबली कराएं, इरिवर्सिबल फेस चेंज। आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना एक बार पहले, कि जैसे आपके पास क्या है, पानी रखा हुआ है 97 केल्विन 97 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम पे, और आप क्या कर दो, उसका सडनली उसका टेम्परेचर आप मेंटेन कर दीजिए 105, 105 हम लोगों ने मेंटेन कर दिया है। ठीक है ना? तो ये जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये आपका क्या आएगा? दिस इज नॉन रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज इरिवर्सिबल। ठीक है ना? अच्छा, इसमें आपका टी भी कांस्टेंट नहीं है और पी भी कांस्टेंट नहीं है। यह हो सकता है कि एक कांस्टेंट तो दूसरा कांस्टेंट ना हो, है ना? दोनों में से एक भी वेरी हो सकता है, दोनों भी वेरी आपकी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर हम लोग इस ऐसे प्रोसेस के लिए हम लोग डेल्टा जी वगैरह कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रिवर्सिबल में, उसको हम लोग स्टेप्स में तोड़ देंगे। किस तोड़ेंगे स्टेप्स में? कि 97 था, तो पहले आप 100 कर लो लिक्विड को लेते हुए। अब उसको क्या कर दो, आप वेपराइज कर दो। अब वेपराइज हो गया, गैस बन चुका है 100 पे। अब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाइए, कितना कर दो? 105 कर दीजिए, क्या दिक्कत? क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा जी तो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तो आप बोलिए एक स्टेप में कराओ या 10 स्टेप में कराओ, वैल्यू तो आपको क्या आने वाला है? सेम आपका आने वाला है। ठीक है ना? तो बेसिकली हम लोग जब भी इरिवर्सिबल फेस चेंज कराएंगे, ये कहां पर होते हैं? ये हमारे बोल सकते हैं ना, नॉट एट कांस्टेंट टी एंड पी। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? वी कन्वर्ट प्रोसेस इनटू स्टेप्स। क्या करेंगे इसमें? हम लोग प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे इसमें स्टेप्स में, और आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे। H2O अगेन हमारा क्या है? लिक्विड है, 97 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपका 180 में, और आपने कहाँ लगे इसको? आप इसको आप ले गए H2O गैस, अभी ये 105 सेल्सियस पे चला गया। चाहो तो प्रेशर भी चेंज कर दो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी हमको लग रहा है। ठीक है ना? मैं कर देता हूँ चेंज, अच्छा लगेगा। और ठीक है ना, ये हम लोगों ने ऐसा कर दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज इरिवर्सिबल फेस चेंज। करना क्या है, 4-5 स्टेप में इसको ब्रेक करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना? इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी कन्वर्ट इट इनटू टू फाइंड डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। सबको बात समझ में आ गई? क्या बोलना चाह रहा हूँ बताइए जल्दी से सब बच्चे, इसी बात पे सवाल सॉल्व कीजिए फिर एक।
फाइंड डेल्टा जी। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें कॉन्सेप्ट की बात तो बस एक ही है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा इरिवर्सिबल का, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके आगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। लॉजिक तो सिर्फ इतना सा ही है। लॉजिक क्या है इसमें, कि हमें क्या करना है, इसको स्टेप्स में ब्रेक करना है, और आंसर निकलेगा तो वैसे ही निकलेगा, और किसी भी तरह से आंसर नहीं निकल सकता है इसका। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इसको ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, स्टेप्स में ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको दिमाग लगाना है उसके बाद से कि उस स्टेप्स में हम लोग कैसे फिर इंडिविजुअल स्टेप का डेल्टा जी या डेल्टा जो भी पूछा है आपसे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ब्रेक स्टेप्स में ब्रेक कीजिए, क्या स्टेप्स बनेगी, और इंडिविजुअल स्टेप्स का डेल्टा जी निकालने की कोशिश कीजिए कि कैसे निकलेगा। निकालो फटाफट आंसर। प्रोसेस के नीचे क्या लिखा है, कौन सी जगह पे? प्रोसेस में कुछ भी नहीं लिख रखा है यार। अच्छा, पहले का होगा, पहले का होगा शायद, हाँ। प्रेशर प्रोसेस कोऑर्डिनेट होगा वो, कोऑर्डिनेट। कितनी स्टेप्स बनी? तो कितनी बनी? दो ही तो बनी ना, सिर्फ दो बनेंगी। हाँ बेटा, तुम्हारे तीन बन गई क्या? दो स्टेप बनेगी सबकी मुझे लग रहा है। तो देखो कैसे किया होगा आपने, सबसे आपको जो डिजायर्ड रिएक्शन है तो ये है 1 atm -73 डिग्री सेल्सियस गिव्स H2O लिक्विड 1 atm 0 डिग्री। अच्छा, ऐसा मत कर देना पहले से रिवर्सिबल दिया उसको और तोड़ के लिख दे हम लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर। तो अगर पहले से रिवर्सिबल दिया हुआ है, मतलब जो फेस चेंज हो रहा है वो जीरो पे हो रहा है या 373, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। हमें दिक्कत कब है, जब ऐसे ऊट पटांग टेम्परेचर पे इसका फेस चेंज आपका हो रहा हो तब हमको प्रॉब्लम है। अच्छा, कभी कभी क्या करता है ना, वो क्या करता है, सेम क्वेश्चन पूछता है रिवर्सिबल वाला ही, ठीक है ना, क्या पूछता है आपसे, सेम रिवर्सिबल जिसकी क्वेश्चन दिया ना मैंने आपको यहाँ पर, लेकिन क्या कर देगा इसमें आपका प्रेशर टेम्परेचर वेरी कर देगा। जैसे बोल देगा, इसको लिखना मत, ठीक है ना, बोल देगा यहाँ से आपको 2 atm, कितना दे दिया आपको ये, 2 atm आपको दे दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, और इधर हम लोग अगर इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये, मान लीजिए कि आपको ये दे दिया 393, कितना दे दिया आपको ये, 393 दे दिया, और साथ में उसने एक लाइन और बोल दी क्या, 8p इक्वल्स टू 2 atm, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज 393 केल्विन। तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा फिर से आपका रिवर्सिबल, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि 2 atm पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 393 है। तो आप 393 तो करा रहे हो आप इसको, आपने 393 पे करवाया ना इसको, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा जी कितना जाएगा फिर से आपका, जीरो आ जाएगा। थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में अगर आपका पीटी वेरी हो रहा है हमेशा आपका वो इरिवर्सिबल ही होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आपको साथ में देना देना पड़ता है एग्जामिनर को। ठीक है बात। देखो जरा, अभी क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, इस H2O
सॉलिड को कहाँ ले गए हम लोग, 0 पे ले गए। और नेक्स्ट स्टेप में आप कहाँ ले गए इसको, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको यहाँ ले गए जहां हमको ले जाना था, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा जी, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा जी, इसको डेल्टा G1 और इसको डेल्टा G2। और हम पता है गिब्स फ्री एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 हो जाएगा क्या। अच्छा एक वैल्यू मुझे पता है इन दोनों में से कौन सा वाला, कितना है, 0, ये हमको पता ऑलरेडी, दिस इज 0। वाई इट इज 0, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कहां पर, रिवर्सिबली हो रहा है 180 mm 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेल्टा G2 तो कितना हो गया, सीधा सीधा 0, निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 1 हमको निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपसे उस टाइम कहा था डेल्टा जब भी निकालना हो कौन सा लगाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, VdP माइनस SdT। जब भी डेल्टा जी निकालना कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, VdP माइनस SdT हमको लगाना रहता है, VdP माइनस SdT। यहाँ पर लगाइए VdP माइनस SdT। लेकिन हमको पता है, हमें क्या पता है कि P तो क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखना था कि आपको मालूम पड़ जाए कि डेल्टा G1 वाला है और ये डेल्टा G2 वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि VdP टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज प्रेशर इज नॉट वेरिंग, प्रेशर तो कांस्टेंट है 180 m। सिर्फ एक टर्म आएगा आपका माइनस का SdT, ठीक है, माइनस का SdT। और अच्छी बात यह है कि S को एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है, S को क्या देगा आपको, कांस्टेंट वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ S इंटू डेल्टा टी, माइनस ऑफ S इंटू डेल्टा टी आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आ जाएगा ये, माइनस का 10 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी कि 0 प्लस 73 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 730 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो हमारा यूनिट है वो क्या आएगा, कैलोरी में आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई क्या, बताओ जल्दी से। ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं स्टेप्स में, बताओ। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मामला चेंज कर रहे हैं। इस बार हम लोग नहीं, इस बार हम लोग सॉलिड से लिक्विड नहीं जा रहे, हम लोग लिक्विड से गैस जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर इस बार डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है, 540 कैलोरी पर मोल, फाइन, ठीक है ना। डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी। उस तो ये डेल्टा एच काम नहीं है, काम आएगा क्या एच, डेल्टा एच कुछ काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसमें, पड़ेगा काम ना। अच्छा इसमें इसको निकालना फॉर 1 मोल, इसके लिए निकालना है आपको ये, देखो हो जाएगा कि, मुझे लग रहा है हो जाना चाहिए बिना डेल्टा एच की। क्रॉस कर देंगे जरूरत नहीं पड़ेगी तो। हाँ हो जाएगा बिना डेल्टा एच की। चलो मैं आपको सॉल्व दे दूंगा, उसमें एक एक्स्ट्रा लिख लो आप घर के लिए। और इसको तो भी निकालो, इसका डेल्टा एच और डेल्टा एस घर से निकाल के लाना, उसमें डेल्टा सेपरेशन काम आ जाएगा आपके। बेटा टेम्परेचर चेंज किसी भी स्केल में लिखी कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, चेंज चाहे आप केल्विन में लिखो चाहे आप
सेल्सियस में लिखो, ध्यान रखना। आप चाहो तो केल्विन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लो 273, इसको लिख लो 200। 273 माइनस 200 फिर से कितना आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है ना? उसका आंसर माइनस में आ रहा है। किसका? किसका बता उधर से? कोई अच्छा बोल रहा था उधर से, आंसर कौन बोल रहा है? कौन है ओजस्वी भाई? तुम्हारा तो नहीं पता है, तुम्हारा उधर भी को बोल रहा था ना आंसर उधर से कोई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा क्या करेंगे, इसको भी हम लोग दो स्टेप्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका टी तो सही है, टी तो सही है, 373 केल्विन पे ही ऐसा होता है। लेकिन वो तब होता है जब 1 एटीएम प्रेशर होता है। कितना होता है? 1 एटीएम। अगर आप प्रेशर चेंज कर देंगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाता है। करता है कि नहीं करता? आपको बताया एग्जाम्पल देखिए, कुकर वाला, राइस बॉइलिंग वाला, ठीक है ना? प्रेशर चेंज करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दो स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या ले जाओ आप, इसको गैस बना लो। कहां पर? 373 केल्विन पे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप प्रेशर वेरी कर लीजिए, ठीक है। हमको यहाँ पर डेल्टा जी निकालना है। तो ये डेल्टा जी किसके बराबर आएगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर आ जाएगा क्या? और डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 बोल देंगे। अच्छा, कौन सी टर्म जीरो आएगी? G1 जीरो हो जाएगा। दिस इज जीरो बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये तुम्हारा जीरो हो गया। और इसके लिए अगेन VDP माइनस SDT। क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा जी का हमेशा? VDP माइनस SDT। लेकिन ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी? जीरो, बिकॉज डेल्टा टी इज जीरो। तो सिर्फ क्या बचा? VDP। अब दिक्कत ये है कि V को पुट करना पड़ेगा P की फॉर्म में। तो गैस है ना, क्या दिक्कत है? गैस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड में हम लोग क्या मानते हैं? V को कांस्टेंट मानते हैं। और फिर सिंपल V इंटू डेल्टा पी हम लोग लिख लेते हैं, याद करो डेरिवेशन में। पर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल VDP से ही। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भी? इस V को रखा हम लोगों ने nRT बाय P dP, जो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा? nRT ln P2 बाई P1। क्लियर? मोल कितना है भाई? 1, ठीक है ना? और किस में निकालना है? कैलोरी में निकालना होगा, कि कैलोरी में, जैसे कैलोरी में निकालेंगे 2। टी कितना है? 373 ln P2 बाई P1। P2 बाई P1 0.1 बाई 1, 0.1 बाई 1, ठीक है ना? हो जाएगा सॉल्व। तो यहां से माइनस का ln 10 आ रहा है। ln 10 को हम लोग 2.3 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 2.3 ले लेते हैं। और यहां से हमारा एक अच्छा सा आंसर इसका बन जाएगा 2.3 कैलोरी में, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एंड हुआ, ठीक है। फाइनली 3 चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स के पढ़े, है ना? तो आपसे मैं कहा था, जब हम थोड़ा स्टार्ट करे थे, बोला था भाई इसको पढ़ लोगे तो हमारे 3 चैप्टर में हम लोग लगभग लगभग हम लोग कर लेते हैं इजीली। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स 1 में हमको दिक्कत हो जाता है तो फिर ये बाकी के दोनों चैप्टर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है ना? लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से आपके 4 टॉपिक कवर होते हैं। एक फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स भी कवर होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाला भी सॉल्व कर लिया होगा कोई भी एक्सरसाइज, तो उनको मालूम पड़ गया कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक तरफ पढ़ने से हमारा दोनों तरफ काम हो जाता है। सबको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो हमारे बेसिकली मान सकते हो कि ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। तो जेई एडवांस के अंदर हमारे 5 मार्क्स में 2-3 सवाल हमारे सही हो सकते हैं, कुछ चांसेस हैं। चाहे वो आपकी केमिस्ट्री में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे दोनों में हो। किस्मत अच्छी रही तो दोनों में भी पूछ सकता है। किस्मत बढ़िया रही तो हमारी हो दोनों में पूछ सकता है। और मान लो एक में पूछे, एक में आपको मैथ्स कॉलम टाइप कुछ क्वेश्चन दे दे, तो एक में भी हमारा काम हो जाएगा ना, भले दूसरी में मत पूछे फिर। इसलिए आपसे कहा था खराब नहीं होने देना था इसको। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था, तो खराब नहीं होने देना है, तो मेहनत करना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ना, वो आयोनिक इक्विलिब्रियम है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? उसमें थोड़ा सा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम यूज होता है। कितना यूज होता है? तो सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए केपी या केसी का एक्सप्रेशन। केपी को भी छोड़ दो, हटाओ केपी को, केसी लिखना आना चाहिए सिर्फ। क्या लिखना आना चाहिए आपको? ओनली केसी आपको लिखना आना चाहिए। हाउ टू राइट केसी, ठीक है ना? तो मैं आपको लिखवा दूंगा उस टाइम जब हम लोग पढ़ेंगे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगा, सबको दिक्कत वाली बात नहीं, सब सिखाऊंगा, परेशान मत हो। तो जब हम लोग उसको लिखेंगे तो आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग केसी को लिखते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इस चैप्टर में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पहली बात तो ये आइडेंटिफिकेशन,
ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन हमको करना आना चाहिए। दूसरी बात है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये मान के चलिए लगभग 90% क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन मतलब हमारा ये होता है कि इसमें हमको पहले पता करना पड़ता है क्वेश्चन को देखकर कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वो वीक एसिड का दिया है, कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड का दिया है, कि वीक बेस का है, कि स्ट्रॉन्ग बेस का है, कि वो सॉल्ट का है, कि वो बफर सॉल्यूशन का सवाल है, आ रही बात समझ में, कि वो इंडिकेटर का सवाल है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सवाल इस चीज का है, तो उसके बाद मान के चलिए कि लगभग ही मान को 60 to 70% चांस है कि नंबर हमारे आ जाएंगे उस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर उसमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना रह जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, शुरू से लेकर ही हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे इसको ऐसे कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन इजीली कर पाए कि भाई बेसिकली इस क्वेश्चन में फॉर्म क्या हो रहा है, बफर फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, कि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कि कुछ और लग रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा दिमाग में पॉइंट रखेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, चलिए लिखिए आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में एक मात्र डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें आपके क्या इन्वॉल्व होंगे, आयंस। क्या इन्वॉल्व होंगे आपके, आयंस। जैसे कि मान लो वहां हमारा रिएक्शन होता था N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ये हमारा रिएक्शन वहां पर होता था केमिकल इक्विलिब्रियम में। इस बार क्या आएंगे, आयंस, जैसे कि CH3COH गिव्स CH3CO- +H+। इस बार क्या आएंगे हमारे, आयंस हमारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आयंस के प्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें ना, सॉल्यूशन में आयन कौन प्रोड्यूस करता है, तो उन कंपाउंड को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएंगे क्या, कंडक्टर्स बोल सकते हो, एक हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स बोल सकते हो। वैसे तो तीन कैटेगरी होती है, हम लोग तीन कैटेगरी पढ़ी है सॉलिड स्टेट में, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है ना, पर ब्रॉड वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तो कंडक्टर है और दूसरे हमारे क्या है, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करते। अभी जो आपके कंडक्टर्स होते हैं ना, इनको भी आप बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ कंडक्शन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कंडक्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारा मेटेलिक कंडक्टर, जो आप वायर वगैरह यूज करते हो, कॉपर वायर वगैरह जो रहता है ना। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, पानी में क्या कर दो, पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, थोड़ा उसमें आप नमक ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड कर दो, और फिर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, तो क्या हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आपका होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, प्योर वाटर से तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो फिर क्या कर देगा आपका, वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं मेटल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कौन करता है, आयंस करते हैं। कौन करता है, आयंस आपका करता है। ठीक है ना, आयंस करेंगे, चाहे कैटायन हो चाहे वो एनायन, जो भी हो वो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आपका करेगा। सबको बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, अभी जो आयंस बन रहे हैं ना, ये जो आयंस हम लोग बना रहे हैं, इसके बेसिस पे भी हम लोग इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरा आयन में टूट चुका है, वीक मतलब जो नाम मात्र का टूट रहा है। ठीक है ना, तो जरा लिखते हैं, फिर हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप लिखिए द इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम लिखिए सबसे पहले आप, द इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग बिटवीन, the equilibrium existing between, the equilibrium existing between the compounds and its ion, between the compound and its ions, the equilibrium existing between the compound and its ions is known as ionic equilibrium, is known as ionic equilibrium, is known as ionic equilibrium. And such compound is known as electrolyte, and such compound is known as electrolyte, and such compound is known as electrolyte। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखना आप, उसमें लिखना आप, कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज।
compound can be divided into two broad categories. Compounds can be divided into two broad categories. ठीक है, ये लिखना कंडक्टर्स, ये लिखना आप कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब भी आप लिखना इंसुलेटर, इंसुलेटर्स which do not conduct electricity, insulators which do not conduct electricity. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन से conductors can be further subdivided into, conductors can be further subdivided into two categories. Conductors can be further subdivided into two categories. ठीक है ना. अब एक काम करना, कॉपी में दो पोर्शन बनाना, बीच में से लाइन खींच के, ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा सा लिखेंगे बस, थोड़ी सी लाइन खींचना, बस बस बहुत है, खींच दिया ना पूरा एंड तक, नहीं इससे ज्यादा जाएगा. एक तरफ आप लिखिए क्या, एक तरफ आप लिखिए मेटेलिक कंडक्टर्स, एक तरफ आप लिखिए मेटेलिक कंडक्टर्स, एक तरफ लिखिए कॉपी में आप मेटेलिक कंडक्टर. ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिखिए आयोनिक कंडक्टर, एक तरफ तो लिखिए मेटेलिक कंडक्टर, एक तरफ लिखिए आप आयोनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, आयोनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में आप लिखना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, हाँ, occurs through free electrons, electricity conduction occurs through free electrons, electricity conduction occurs through free electrons. और उस तरफ क्या लिखेंगे, electricity conduction occurs through free ions, electricity conduction occurs through free ions, electricity conduction occurs through free ions, electricity conduction occurs through free ions. ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में आप लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्शन डिक्रीजेस या कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्शन डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्शन डिक्रीजेस. और उस तरफ लिखिए आप ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्शन इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्शन इंक्रीजेस. ठीक है, सबको समझ आया. कभी हम लोग क्या किया है, कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर तो कंडक्ट करता है, इंसुलेटर तो कंडक्ट नहीं करता है, इसको हटा दो. कंडक्टर को आप ले लीजिए दो कैटेगरी में, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक. तो मेटेलिक तो आप पढ़ते ही हो अपने फिजिक्स में, यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना. अब इसमें क्या होता है ना कि मेटेलिक कंडक्टर में तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, बिकॉज वो उनके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बेसिकली क्या होता है ना, डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है. जब उनका वाइब्रेशंस बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ते हैं, तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप हीट करते हो ना, तो यहाँ पर आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो सॉल्यूशन में उनका मूवमेंट करने का जो टेंडेंसी और फर्दर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर हीट करने पर क्या होता है, कंडक्टेंस आपका बढ़ जाता है. ठीक है ना. अब हमारा जो मामला है यहाँ से स्टार्ट होता है. हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है. क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना. इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना. वो दो कैटेगरी क्या है, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना. अब देखो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बेस्ड है
कि कौन आपको कितना आयन दे रहा है, कौन आपको कितना आयन दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं 1 मोल NaCl लेता हूं, NaCl मतलब HCl ले लो। 1 मोल हम लोगों ने क्या लिया, HCl लिया, और 1 मोल हम लोगों ने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया। दोनों एसिड लिए, समझने के लिए डिफरेंस करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो क्या होता है ना कि जब आप HCl लेते हो ना, 1 मोल HCl, ठीक है ना, तो जैसे आप इसको सोल्यूशन में लोगे ना, पानी के अंदर आपने इसको ऐड किया, वैसे ही आपका ये पूरा का पूरा H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। HCl हट चुका, क्या बच चुका है, H प्लस और Cl माइनस। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड दिख रहा है ना आपको, इसमें ऐसा नहीं होता, बहुत नाम मात्र का डिसोसिएशन, बहुत नाम मात्र का। जैसे कि अगर आपने इसका 100 मोल लिया ना, 100 मोल लिया है, तो 5-6 मोल इसके डिसोसिएट होंगे किसमें, H प्लस और CH3CO माइनस पे। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में। जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर भी, कि ये आपका पूरा टूटता नहीं है ना, थोड़ा सा ही टूटता है, इसको तोड़ने का अलग करना पड़ता है और एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर, पूरे पूरे जाते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के अंदर, ठीक है। यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 1। अल्फा कितना जाएगा आपका, 1 है। परसेंटेज अल्फा कितना जाएगा, 100%, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, नाम मात्र का डिसोसिएट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अभी लिखना मत आप। अच्छा, अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जितने भी क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहा हूँ मैं आपको कौन कौन है। HCl है, HBr है, HI है, HClO3 है, HBrO3, HiO3 है, ठीक है ना, H2SO4 है, HNO3, ये सबके सब क्या है आपके, HClO3, HClO4, ठीक है। ये सबके सब आपके क्या है नेचर में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पूरा तोड़ देना है। कितना तोड़ देना, पूरा का पूरा तोड़ देना है आपको बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH है, KOH है, RbOH है, CSOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये सबके सब क्या है आपके, ये आपके सबके सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और सबके सब स्ट्रॉन्ग बेस जो है सारे के सारे आपके नेचर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट्स, सॉल्ट्स, सॉल्ट भी क्या होता है, सारे के सारे वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। देखो यहाँ पर दो बातें होती है ना, सॉल्ट हम लोग कंफ्यूज होते हैं कई बार, हम सोचते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो, AgCl पानी में घुलता नहीं है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सुन, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग घुलने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि जो घुल रहा है ना, वो पूरा टूटना चाहिए। क्या बोला मैंने, हम लोग घुलने की बात नहीं कर रहे हैं, घुले ना घुले उसका अपना इश्यू है, मेरे को मतलब नहीं उससे। हमारा मतलब क्या है कि अगर वो घुल जाए ना, तो वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा अपने आयन में टूटना चाहिए। अब इनकी प्रॉपर्टी होती है AgCl, बहुत कम घुलता है पानी में, नाम मात्र का, PPT बनाता है ना वाइट PPT, लेकिन जितना घुलता है ना, वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, Ag प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। तो हम लोग उसकी बात करें डिसोसिएशन की, कि वो कितना बेसिकली आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। जितने भी आपके सॉल्ट हैं, NaCl है, ये सबके सब आपके क्या है, ये सबके सब आपके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बाय डिफॉल्ट। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, तो जितने भी आपके वीक एसिड्स हैं, ये वीक बेस हैं, दे ऑल आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर लिखा, CH3COOH हो गया, HCN हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सबके सब आपके क्या है, ये सबके सब आपके वीक एसिड्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आप लिखिए वीक बेस, नेक्स्ट आप लिखिए वीक बेस। वीक बेस कौन कौन आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, डी ब्लॉक वाले अधिकतर जो है ना, डी ब्लॉक वाले वो सब इसमें आ जाएंगे। या फिर सेकेंडरी ग्रुप के ऊपर वाले हाइड्रोक्साइड, बेरियम को तो हटा दो, एम्फोटेरिक हो तो उसको हटा दो तो एम्फोटेरिक हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका आप क्या बोल सकते हो यार, बेसिकली वीक बेसिस, ठीक है ना। तो वीक बेस हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन लिख रहा हूँ सबसे पहले,
जो यहाँ पर आपको अधिकतर सवाल मिलेगा, इधर मिलेगा सबसे कॉमन सवाल आपको इन दोनों पे, कभी कभी इसके पूछ लेते हैं। और इधर आपको मिलेगा किसके ऊपर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे मिलेगा क्वेश्चन, या जिंक हाइड्रोक्साइड पे आपको मिलेगा। अच्छा इसको हटा दो, गड़बड़ हो जाएगा इससे। फिर हम लोग क्या ले लेंगे इधर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, जो ऑल आर पिरीडीन वगैरह जो है ना, उसकी जो बेस है, उन सबको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, वीक बेस लेंगे। तो देखो देखो आइडेंटिफिकेशन का रोल क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपको क्या करना है कि कंपाउंड जो आपको दिया गया है ना, पहले आपको उसको देख के जज करना है कि वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमारा सवाल स्टार्ट यहीं से होगा। हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा कि पहले हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। और पता करने का तरीका क्या है, सामने आपको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट आएगा तो कहां जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक एसिड वीक बेस जाएगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला स्टेप क्वेश्चन में हमारा क्या है, पता करना कि जो क्वेश्चन में दिया गया कंपाउंड आपका स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, अब लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट। नहीं बाद में लिखना ना, जो नीचे आएगा ना एग्जाम्पल में, पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट। लिख लिया ना, जबकि मैंने छोड़ा था, देखो पॉइंट नंबर 1 जगह छोड़ रखा है। अब लिखिए आप क्या लिख रहे हो, इसके फिर से तुम यूज करने लगेगा बस क्लास के अंदर। स्केल को सब अंदर जब्त कर लिया जाएगा, नहीं तो फ्री हैंड राइटिंग करना है, फ्री हैंड ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, वो उसमें हम लोग अभी जाएंगे नहीं, क्वेश्चन नाम वाला पड़ जाएगा, आईओसी बता देंगे आपको। हाँ लिखिए, the electrolytes which get completely dissociated, the electrolytes the electrolytes which get completely dissociated, the electrolytes which get completely dissociated, the electrolytes which get completely dissociated, the electrolytes which gets completely dissociated, ठीक है ना, that is alpha is tending towards 1, ठीक है ना, अल्फा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 हमारा हो जाएगा किसके लिए, इनके लिए। ठीक है, और परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा, या परसेंटेज डिसोसिएशन 100%। ठीक है ना, और हम लोग क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रोलाइट्स द electrolytes which are partially dissociated, the electrolytes which are partially dissociated or ionized, the electrolytes which are partially dissociated or ionized, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा क्या आएगा आपका, ठीक है ना, काफी कम आएगा किससे, 1 के मुकाबले ना। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कितना लेते हैं, तो नॉर्मली ऐसा मान लेते हैं 5% के आसपास, यानी कि 0.05 तो हो जाएगा आपका, 0.05 के आसपास हम लोग बोल सकते हैं कि बेकार इलेक्ट्रोलाइट है 5%। आपने पढ़ा ना फिजिक्स में एरर वगैरह, अभी नहीं पढ़ा ना, एरर एंड मेजरमेंट जो करते हैं। चलो देखो उसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं 5% तक का एरर हमको एक्सेप्टेड होता है, कितना होता है एक्सेप्टेड, लगभग 5% तक हम लोग एरर एक्सेप्ट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है कि 5% से कम है ना तो क्या मानेंगे उसको, वीक। लेकिन 5% अगर ऊपर जाएगा ना तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं मान लेना, पर आप उसको वीक नहीं बोल पाओगे। स्ट्रॉन्ग तो तब मानना है जब कितना हो, पूरा 100% हो तभी स्ट्रॉन्ग है। वीक कब है, जब 5% से कम है। इसके बीच में जब हुआ तो ना उसको वीक बोलेंगे ना उसको स्ट्रॉन्ग हम लोग बोलेंगे। सबको पास में आगे क्या, अभी लिख लो फटाफट ये। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और होमवर्क का शीट दे जरा, कितना बच रहा है। अच्छा जो बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत, इसको मतलब अच्छा करना है ना, वो होमवर्क कर ही लेना, नहीं तो अगर आपने नेक्स्ट क्लास में भी होमवर्क नहीं किया तो फिर मान के चलिए कि फिर कभी नहीं बन पाएगा ये। हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ, हार्श रेट, कड़वा, कड़वा सत्य, बिटर ट्रुथ। कहाँ था क्वेश्चन, 21 तक ना, 22 से लेकर के 30 से कर लो।
30 तो ये कर लो ओवन के, 22 to 30 ओवन, 22 to 30 तो ओवन कर लो, तो 8। तो रेस तो कर लेंगे, में क्या दिक्कत है रेस। तो इसमें एडवांस में 14 सवाल दिए हैं यार, 14 का 18 दिए हैं। आजकल इससे काफी क्वेश्चन पूछ रहा है देखो, 1 2 3 4। चलो सारा दे दूं फिर। सुनो सुनो, 1 से 15 कर लो वापस। जेई मेंस, जेई मेंस के 1 से 15, 1 to 15। तो बहुत आसान सवाल है, जेई मेंस और ओवन तो काफी इजी होता है मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा। अच्छा आपको ज्यादा इजी लगता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे ना। कहाँ क्या होता है मैंने होमवर्क ओवन में तो, ठीक है, ओवन में पूरा, हाँ 22 to 30 जो 17 सवाल जो है, और मेंस में 1 से 15, 1 से 15, ठीक है ना।